नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कुछ का सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो कुछ का सिद्धांत का पालन कौन सा जीव नहीं करता, ये बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया है। बैक्टीरिया दिया है, वायरस यानी कि विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वायरस। ठीक है, वायरस विषाणु क्या है ये, कुछ का सिद्धांत का पालन नहीं करता। बाकी बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ ये कुछ का सिद्धांत का पालन करता है। कुछ का सिद्धांत क्या है ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा क्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता। राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, नाभिकीय या केंद्रक, कोशिका झिल्ली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, नाभिकीय। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में नाभिकीय या केंद्रक नहीं होता, इस चीज को याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वह किससे बना होता है, ये पूछा गया है प्रश्न। फास्फोलिपिडिक, लिपोप्रोटीन, फास्फोएमाइड, फास्फोप्रोटीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फास्फोलिपिड। ठीक है, तो यूकेरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वह फास्फोलिपिड से बना होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, क्लोरेला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव की अगर बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ा कौन सा है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसमें दोष के कारण खून का बहाव नहीं रुकता। किसमें दोष के कारण खून का बहाव नहीं रुकता। तो आरबीसी, रुधिर प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट, लसिका कोशिका। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, थ्रम्बो है ये। ठीक है, थ्रम्बो हो गया, ये थ्रम्बो हो है। ठीक है, इस प्रकार से ये थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट में दोष के कारण खून का बहाव नहीं रुकता, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अच्छा, ये प्रश्न अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो होता है उसमें सेमी मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है ये पूछा गया है प्रश्न। प्रोटीन एवं लिपिड, केवल एक, केवल दो, दोनों सही नहीं है और दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है, प्रोटीन दिया है, लिपिड दिया है। तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बने होता है भाई बता दीजिए। एक आध प्रश्न देखे हैं क्या यहाँ भी। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों, ए और बी दोनों। तो प्रोटीन और लिपिड दोनों से बना होता है प्लाज्मा जो झिल्ली होता है वो। शायद ये प्रश्न बन चुका है क्या। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के अंदर पार हो सकते हैं। जीव द्रव्य कुंचन, अवसादन, विसरण, संवेदन। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विसरण। तो विसरण प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार हो सकता है। किस विधि द्वारा, विसरण की विधि द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। विधि क्या प्रकरण है वो। ठीक है, चलिए प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो क्या चीज दोनों कोशिका में पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति और केंद्रक, केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट, अंतर्द्रवी जलिका एवं कोशिका कला।
कोशिका कला एवं कोशिका भित्ति, क्या चीज़ दोनों में पाया जाता है? पादप और जंतु दोनों में क्या चीज़ पाया जाता है, ये पूछा है प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर्द्रवी जलिका और कोशिका कला, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसको माना जाए? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, शूलकणिका, जीव द्रव्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? तो ये एक नंबर चीज आ गया है ना, तो ऐसा प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जे इस परकिंजे, एम स्लेडन। तो कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया है? तो जे ई परकिंजे हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो भाई लोग, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाकी आपके ऊपर है। जीव द्रव्य में कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में कौन सा पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, खनिज, जल। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? प्रोटीन, वसा, खनिज, जल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जल। ठीक है, जीव द्रव्य में क्या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जीव द्रव्य में। चलिए अगला प्रश्न। हमारे शरीर में भी जल की मात्रा सबसे अधिक है, सभी को पता होगा, है ना? कितना है कमेंट करके बताइएगा। अंतःप्रद्रवी की सतह खुरदुरी होती है, जिसका कारण है? तो अंतःप्रद्रवी जो होता है उसके सतह जो है कैसा रहता है? खुरदुरा रहता है। तो उसका कारण बताना है। गाल्जी का है बॉडी, कवक, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। किस कारण से वो खुरदुरा रहता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम के कारण जो अंतःप्रद्रवी की सतह होता है वो खुरदुरी रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रोटीन की संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है ये बताना है आपको। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, खुरदुरी, अंतःप्रद्रवी जलिका और राइबोसोम, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, खुरदुरी, अंतःप्रद्रवी जलिका और राइबोसोम। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। राइबोसोम किसके लिए जाते हैं? तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है शायद तक। राइबोसोम किसके लिए जाते हैं? तो राइबोसोम किसके लिए जाने जाते हैं ये होगा ये प्रश्न। प्रोटीन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण, वसा निर्माण, श्वसन। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी को लगभग पता होगा। प्रोटीन निर्माण के लिए जाने जाते हैं राइसोसोम है जो, ठीक है, राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम किसके लिए जाने जाते हैं कर लीजिएगा, किसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जाने जाते हैं तो प्रोटीन निर्माण के लिए जाने जाते हैं राइबोसोम, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न, पेरॉक्सीसोम बनता है। पेरॉक्सीसोम बनता है कहाँ बनता है? पेरॉक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोज में, प्लाज्मा झिल्ली में, गाल्जी काय में। पेरॉक्सीसोम बनता है कहाँ बनता है भाई? तो गाल्जी काय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गाल्जी काय में बनता है पेरॉक्सीसोम। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो कौन सा कोशिका अंग है उसको एटम बम कहा जाता है? सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियस, गाल्जी काय, लाइसोसोम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा दोस्तों, लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका अंग है ये लाइसोसोम, जिसे क्या कहा जाता है? एटम बम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है ये बताना है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, सभी बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो ये आईएमपी प्रश्न है भाई, अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। एंटोनी बैग लीवेनहॉक, कार्ल वेंडा, चार्ल्स लावेरान, जे.ई. साल्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल बेंडा। ठीक है, कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्ल बेंडा, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किसके स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं? तो किसका, इसमें से किसका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है? क्रोमोप्लास्ट दिया है, कोशिका धानी दिया है, ल्यूकोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बताना है कि इसका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है ना, प्रश्न 40 का बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 41 नंबर का प्रश्न देख लेंगे। न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक है, एकलक है। तो न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक क्या है? डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, राइबोसोम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है एकलक। अगला प्रश्न देखेंगे, डीएनए का पूर्ण रूप है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ये सभी को पता होगा, आप इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। डीएनए का पूर्ण रूप, ठीक है, डाई न्यूक्लियस एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड, डाई राइबोन्यूक्लियस एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। तो इसका पूर्ण रूप क्या है आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से नाभिक के अलावा किस में डीएनए पाया जाता है? तो इसमें से नाभिक के अलावा किस में डीएनए पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम, गोल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। तो गोल्गी उपकरण ना, गोल्गी उपकरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिकी के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, कोशिकाओं में चय अपचय की क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिकाओं में जो चय अपचय की क्रिया होती है वो कहाँ होता है ये पूछा गया है। रिक्तिकाएं दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पर चय अपचय का क्रिया होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लवक, सूत्रकणिका, गाल्जिकाय, कोशिका भित्ति। तो कोशिका का पावर हाउस, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका की ऊर्जा को किस रूप में निरूपित किया जाता है? कोशिका की ऊर्जा को किस रूप में निरूपित किया जाता है? ग्लाइसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन फॉस्फेट। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोसोम।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। तो एक कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी कोशिका में अचल संपत्ति कहलाती है। तो किसी कोशिका में अचल संपत्ति कौन सा कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। अचल संपत्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को क्या कहा गया है? अचल संपत्ति कहा है। किसमें? तो कोशिका में। ठीक है, याद रखिएगा, कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल क्या है? एक अचल संपत्ति है। चलिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसे माना जाता है? तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसके अंदर में प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको माना जाता है? सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सूत्रकणिका। ठीक है, सूत्रकणिका हो जाएगा या माइटोकॉन्ड्रिया। तो यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित खाली स्थान में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वनस्पति में वो कोशिका में स्थित खाली स्थान में होता है। तो कोशिका में क्या स्थित होता है? उसमें होता है, ये पूछा गया प्रश्न। तो राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये लगभग सभी को पता होगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों के विभिन्न अंग के निर्माण में सहायक है। तो पौधों के विभिन्न अंग के निर्माण में सहायक कौन सा है? स्थायी, त्वचीय, मेरिस्टेमेटिक, प्रौढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, तो पौधे के विभिन्न अंगों के निर्माण में मेरिस्टेमेटिक सहायक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था डीएनए परीक्षण विकसित? डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा, डॉक्टर वी के कश्यप द्वारा, वाटसन और क्रिक द्वारा, और डी में दिया है ग्रेगर मेंडल द्वारा। डीएनए का विकसित परीक्षण विकसित है ना, डीएनए का परीक्षण विकसित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी को पता होगा, पढ़ चुके होंगे, डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, अनुवाद करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण है आरएनए का प्राथमिक कार्य। अगला है, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में उपस्थित नहीं होता। क्या उपस्थित नहीं होता? साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा थाइमिन। ठीक है, तो ये थाइमिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि बी हो गया थाइमिन। तो राइबोन्यूक्लियस या आरएनए में थाइमिन उपस्थित नहीं होता, याद रखना है, थाइमिन उपस्थित नहीं होता। बाकी गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन ये सभी उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, आरएनए में थाइमिन किस स्थान पर होता है? तो आरएनए में थाइमिन उपस्थित नहीं होता, लेकिन उसके स्थान पर क्या होता है? एडेनाइन, ग्वाइनाइन, यूरेसिल, साइटोसाइन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यूरेसिल। तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल उपस्थित होता है, यूरेसिल याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? केवल प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। तो क्रोमोसोम में ये सभी पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 43, 44, 45, 46, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 46। ठीक है, याद रखिएगा 46। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है? साइटोकाइनेसिस, गिबरलिंस, डोमिन्स, ऑक्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन, कोशिका प्रजनन, कोशिका संश्लेषण, विखंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव जो है कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है ये बताना है आपको। ईस्ट एसिटेबुलेरिया, यूग्लिना, अमीबा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एसिटेबुलेरिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एसिटेबुलेरिया। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।